हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग गणित शिक्षण जो है देखेंगे। यूनिट 1 करके हम लोग हर एक यूनिट के एक एक करके देखेंगे। और बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए है, ध्यान दीजिएगा कि बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए है। अगर आप डीडीयू यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं, आपके सब्जेक्ट अगर मैथ है तो आप इस क्लास को अंतिम तक देख सकते हैं। आज का सेशन जो है महामैराथन सेशन है और यहीं से सबसे ज़्यादा आप लोग के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छे से बारीकी से इसमें बताने की कोशिश किया गया है, आप लोग जरूर देखिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास के पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल जो है स्टडी करिकुलम करके बनाया गया है। अगर सर्च करने पर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक आप लोग को दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग डायरेक्टली चले जाइएगा और फिर अपना पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। सभी क्लास के पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम पर ही मिलता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्लास बिल्कुल फ्री चल रहा है। महामैराथन क्लास के आपके सभी सब्जेक्ट के महामैराथन क्लास चलाया जा रहा है। जिसका जो सब्जेक्ट है अपना सब देख सकता है। सभी सब्जेक्ट के महामैराथन क्लास जो है फ्री में जो है चलाया जा रहा है। जिस सब्जेक्ट का नहीं अभी अपलोड हो पाया है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट मैराथन आप लोग को कौन से सब्जेक्ट के चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट का आप लोग को चाहिए। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। आज का फर्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा गणित सभी विज्ञानों की सिंह द्वार यूं कुंजी है। सभी विज्ञानों की सिंह द्वार यूं कुंजी है, किसने कहा है? ऑप्शन क कह रहा है कि पेरिक ने कहा है। ऑप्शन ख कह रहा है कि किलपैट्रिक ने कहा है। ऑप्शन ग कह रहा है कि बेकन ने कहा है। ऑप्शन घ कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा है? तो बेकन ने कहा है। ध्यान दीजिएगा, किसने कहा है? तो बेकन ने कहा है। किलपैट्रिक यहीं पर आप लोग समझिएगा। अगर आप लोग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग शिक्षण के सिद्धांतों विधियां वाले जो आप लोग सभी मैराथन देखे होंगे तो आप लोग को अच्छे से पता है कि किलपैट्रिक जो है किससे संबंधित है। तो किलपैट्रिक जो है वो प्रोजेक्ट विधि से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को जो फर्स्ट आप लोग का पेपर होगा सभी के लिए कंपलसरी है, उसमें बहुत ही अच्छे से किलपैट्रिक के बारे में समझाया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट जो है बन चुका है, आप लोग ध्यान से सभी सब्जेक्ट के आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, किसके अनुसार गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आवश्यक निष्कर्ष जो है निकाले जाते हैं, यह किसने कहा है? पेरिक ने। ऑप्शन ख कह रहा है कि श्री निवास रामानुजम ने। ऑप्शन ग कह रहा है कि हुट्टल ने। ऑप्शन घ कह रहा है कि बेकन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंजामिन पेरिक ने किया है। और यहीं पे देखिए श्रीनिवास रामानुजम जो है ये भारतीय हैं। नेक्स्ट है, गणित को कहा जाता है, गणित को क्या कहा जाता है? इसको इस प्रश्न ऐसे अगर प्रश्न आए ना कि गणित को क्या कहा जाता है और इस प्रकार से ऑप्शन दे तो इसमें आपको अगर कुछ भी नहीं पढ़े रहेंगे अभी तक तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तभी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, छात्र की पाठशाला, क्या छात्र की पाठशाला को गणित कहा जा सकता है? शिक्षक की विशेषता को, शिक्षक की जो विशेषता बताएगा क्या वो उसको गणित कहा जा सकता है? ऑप्शन घ कह रहा है कि हाथ की सफाई को भी कहा जा सकता है। नहीं। मस्तिष्क का व्यायाम, गणित कैसा है किसको कहा जा सकता है? तो मस्तिष्क का व्यायाम। ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क का व्यायाम। नेक्स्ट है, गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है। इसमें से देखना है कि गणित की संरचना एवं प्रकृति का कौन सा गुण है। ऑप्शन क कह रहा है कि अमूर्त होना। ऑप्शन ख कह रहा है कि अज्ञात होना। ऑप्शन ग कह रहा है कि व्यवस्थित होना। ऑप्शन घ कह रहा है कि मूर्त होना। तो गणित की संरचना एवं प्रकृति का गुण कह रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूर्त होना। और यहीं पर ध्यान दीजिए,
अमूर्त होना, ये जो है गणित के प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा कि गणित के प्रत्यय जो है वो अमूर्त से मूर्त की ओर जाता है। ध्यान दीजिएगा कि गणित का प्रत्यय, देखिए मैं क्या कर रही हूँ, गणित का प्रत्यय जो होता है वो अमूर्त से मूर्त की ओर होना होता है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। यहाँ पर दो प्रश्न आपसे पूछ सकता है। एक तो पूछ रहा है कि गणित की संरचना या प्रकृति का गुण कैसा होता है, तो ये तो मूर्त होता है। लेकिन पूछ रहा है एक और कि गणित की प्रत्यय जो है वो मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है। ध्यान दीजिएगा, मूर्त से अमूर्त की ओर। नेक्स्ट है, गणित सार संग्रह के लेखक है, तो गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन क कह रहा है कि माधवाचार्य, ऑप्शन ख कह रहा है कि भास्कराचार्य, ऑप्शन ग कह रहा है कि महावीराचार्य, ऑप्शन घ कह रहा है कि रामानुजम। तो कौन है? तो महावीराचार्य है संग्रह लेखक के। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञात प्राप्त करना नहीं है वरना शक्ति प्रदान करना है। ध्यान दीजिएगा कि गणित कह रहा है कि वास्तविक उद्देश्य प्राप्त करना नहीं वरना शक्ति प्रदान करना है। शक्ति प्रदान करना है किसके अनुसार? तो डेल्टन के। नेक्स्ट है, 20वीं सदी के शिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति थे। कौन थे? तो श्रीनिवास रामानुजम थे, श्रीनिवास रामानुजम। और यहीं पर जगदीश चंद्र बसु जो है ये किस पर काम किए थे? तो जगदीश चंद्र बसु जो है रेडियो और सूक्ष्म तरंगों पर इन्होंने प्रकाशिकी पर उसका काम किए थे। और भास्कराचार्य जो है इन्होंने यह जो है एक गणितज्ञ हैं और ज्योतिष भी थे। ठीक है। हरगोविंद खुराना जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और यह जो है कृत्रिम जीन के निर्माण किए थे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े भी होंगे, कृत्रिम जो है जीन का निर्माण किए थे। किसने? तो हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट है, गणित का विज्ञान है, तो गणित का विज्ञान कैसा होता है? गणना होता है, शिक्षा होता है, स्थान होता है, मानव का जीवन होता है। तो गणित का विज्ञान कैसा होता है? तो स्थान होता है। यहाँ पर गणना भी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, गणना और स्थान ये दोनों ही इसका राइट आंसर है, गणना और स्थान। नेक्स्ट है, गणित की प्रकृति है। ऑप्शन क कह रहा है कि यह अलंकारिक है, ऑप्शन ख कह रहा है कि यह तार्किक है, ऑप्शन ग कह रहा है कि यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ऑप्शन ख कह रहा है कि यह कठिन है। तो गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो यह तार्किक है। ध्यान दीजिएगा कि गणित कभी भी अलंकारिक नहीं होता है और सामान्य लोगों के लिए ही नहीं सिर्फ होता है, सभी के लिए होता है। और गणित को बहुत सारे लोग कहते हैं कि गणित एक कठिन विषय है, गणित ऐसा कठिन, गणित के इतना कठिन विषय कोई हो ही नहीं सकता। तो ये सब बातें पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो तार्किक होती है। नेक्स्ट है, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। गणित के नियम एवं निष्कर्ष होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, दोनों ही होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा होता है? तो वस्तुनिष्ठ भी होता है और सार्वभौमिक भी होता है। नेक्स्ट है, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। गणित जो है वो सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। यह कथन जो है किसने दिया है? तो किसने दिया है? तो हंगवेन जो है इन्होंने दिया है। नेक्स्ट है, गणित के अध्ययन से छात्र में किस गुण का विकास होता है? तार्किक गुण, सोच का विकास होता है। बच्चे जो है तार्किक रूप से सोचते हैं। विश्लेषक का विचार होता है, बच्चे जो है विश्लेषित करते हैं। आत्मविश्वास बच्चे में जागृत हो जाता है। तो इन सभी का विकास जो है, इन सभी गुणों का विकास जो है गणित के अध्ययन करने से होता है। ध्यान दीजिएगा, इस सभी गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है? परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को जो है लिख दिया है। ऑप्शन क कह रहा है कि प्लेटो, ऑप्शन ख कह रहा है कि हैमिल्टन, ऑप्शन ग कह रहा है कि गैलीलियो, ऑप्शन ख कह रहा है कि रेफेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैलीलियो होगा।
किसने कहा है कि जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वो पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। जो छात्र जो है गणित नहीं समझते हैं वो पाठशाला में प्रवेश नहीं पाते हैं। यह कथन किसका है? तो प्लेटो का कथन है। प्लेटो ने कहा कि गणित एक ऐसा विषय है जो छात्र नहीं समझ पाते हैं, वे पाठशाला में प्रवेश भी नहीं ले पाते हैं। किसने कहा कि गणित विज्ञान की रानी है? और किसने कहा कि गणित जो है वो विज्ञान की रानी है? तो रॉस का कथन है कि गणित ने कहा कि गणित जो है विज्ञान की रानी है। नेक्स्ट है, गणित सार संग्रह की रचना किसने की है? तो गणित सार संग्रह की रचना जो है महावीराचार्य ने किया है। ध्यान दीजिएगा किसने किया है? तो महावीराचार्य ने। नेक्स्ट है, शून्य की खोज किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किया। और महावीराचार्य ने क्या किया? तो गणित सार संग्रह है इसकी रचना की है। नेक्स्ट है, गणित को विज्ञान का नौकर माना है। और गणित को विज्ञान का नौकर किसने माना है? ध्यान दीजिएगा तो वेलेन ने माना है। गणित जो है विज्ञान का नौकर है। किसने कहा कि तार्किक चिंतन के लिए गणित तो एक शक्तिशाली साधन है? तार्किक चिंतन के लिए गणित जो है एक शक्तिशाली साधन है। ऑप्शन का कह रहा है कि वानंडी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। नेक्स्ट है 10 गीतिका गणितीय ग्रंथ के लेखक कौन है? तो 10 गीतिका गणितीय के लेखक जो है आर्यभट्ट है। और आर्यभट्ट ने ही शून्य की खोज इन्होंने किया था। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आर्यभट्ट ने ही शून्य की खोज किया था। नेक्स्ट है, मैथमेटिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। मैथमेटिक्स शब्द का जो है पहली बार प्रयोग कब किया गया था? तो 1591 में किया गया था। गणित विज्ञान है स्थान का, संख्याओं का, गणनाओं का, उपयोग सभी का। तो गणित कैसा विज्ञान है? तो उपयोग सभी का विज्ञान है। निम्न में से प्राचीनतम गणितज्ञ है श्रीधर है, नारायण पंडित है, महावीर है, आर्यभट्ट प्रथम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट प्रथम है। नेक्स्ट है, पृथ्वी गतिशील और सूर्य जो है स्थिर है। पृथ्वी जो है गतिशील है और सूर्य जो है स्थिर है। यह सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है किस गणितज्ञ ने किया था? तो आर्यभट्ट ने ही किया था। नेक्स्ट है, संक्राब पुस्तक के लेखक कौन है? तो संक्राब पुस्तक के जो लेखक हैं यूक्लिड है। ध्यान दीजिएगा आर्यभट्ट ने क्या किए हैं? तो इन्होंने शून्य की खोज किए हैं और सबसे पहले इन्होंने पृथ्वी गतिशील है और सूर्य जो है स्थिर है इसका पता इन्होंने लगाया था। नेक्स्ट है, किस गणितज्ञ ने 33 वर्ष के आयु में मृत्यु हो गई थी? 33 वर्ष के आयु में ही मृत्यु हो गई थी। तो रामानुजम जी की 33 वर्ष के आयु में ही मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, पाई का मान किसने ज्ञात किया था? तो यह भी आर्यभट्ट ने ही किया था। नेक्स्ट है, वैदिक गणित पुस्तक के रचयिता कौन है? तो स्वामी कृष्ण तीर्थ भारती है। स्वामी कृष्ण तीर्थ भारती है। नेक्स्ट है, ज्यामिति के जनक समझे जाते हैं। तो ज्यामिति के जनक किसको समझे जाते हैं? तो आर्यभट्ट को। किस गणितज्ञ ने डिफरेंशियल कैलकुलस का कार्य किया था? तो भास्कराचार्य जो है वो डिफरेंशियल कैलकुलस का जो है कार्य किया था। नेक्स्ट है, उद्देश्य के प्रकार हैं। उद्देश्य के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार के उद्देश्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक उद्देश्य जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक शैक्षिक उद्देश्य होता है और एक होता है शिक्षण उद्देश्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा, दोनों। नेक्स्ट है, उद्देश्य के कितने पक्ष होते हैं? अगर पक्ष पूछे तो कितने पक्ष होते हैं? तो 3 पक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य है। ध्यान दीजिएगा 3 पक्ष कौन कौन से होते हैं उद्देश्य के। पहला होता है ज्ञानात्मक पक्ष, फिर भावात्मक पक्ष, फिर क्रियात्मक पक्ष होता है। ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य क्या होता है? तो ज्ञान होता है, प्रयोग होता है, बोध होता है। ज्ञानात्मक पक्ष किसने दिया है? तो ब्लूम ने दिया है। ध्यान दीजिए किसने दिया है? तो ज्ञानात्मक
पक्ष जो है ब्लूम ने दिया है। और कितने दिए हैं ब्लूम ने? तो ये 6 दिए हैं। ज्ञानात्मक पक्ष कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले ज्ञान होता है, उसके बाद से बोध होता है, प्रयोग होता है, फिर उसके बाद से विश्लेषण होता है, तब संश्लेषण होता है और अंतिम में मूल्यांकन होता है। और ध्यान दीजिएगा एक सीक्वेंस में चलता है। सबसे पहले ज्ञान होगा, उसके बाद से बोध होगा, उसके बाद से प्रयोग होगा, फिर उसके बाद से संश्लेषण होगा, विश्लेषण होगा, मूल्यांकन होगा, विश्लेषण होगा, उसके बाद से संश्लेषण होगा, अंतिम में मूल्यांकन होगा। इस सीक्वेंस को आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इसमें से आएंगे ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत, जो जिसने ब्लूम ने दिया है। और यहाँ पर कह रहा है कि ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य का विश्लेषण किया। ऑप्शन क कह रहा है कि मसीहा ने, ऑप्शन ख कह रहा है कि क्रथवाल ने, ऑप्शन ग कह रहा है कि ब्लूम ने, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त सभी ने। तो ज्ञानात्मक पक्ष का किसने किया है? तो ब्लूम ने किया है। ध्यान दीजिएगा ज्ञानात्मक पक्ष का ब्लूम ने किया है। और यहीं पर आपके पूछे कि भावात्मक पक्ष का किसने किया है? तो भावात्मक पक्ष जो है ये तीनों ने मिलकर किए हैं। मसीहा, क्रथवाल एवं मसीहा ने भी और ब्लूम ने, तीनों साथी हैं और तीनों ने ही मिलकर भावात्मक पक्ष जो है इन्होंने भावात्मक पक्ष दिया। और भावात्मक पक्ष भी कितने होते हैं? तो वह भी जो होते हैं 6 होते हैं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सुव्यवस्थित होना चाहिए, सुनियोजित होना चाहिए, अनुभवों वाला होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम जो होना चाहिए सुव्यवस्थित भी होना चाहिए, सुनियोजित भी होना चाहिए और अनुभव वाला भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो सरल, नमनीय, लचीला। तो सरल भी होना चाहिए, नमनीय भी होना चाहिए, लचीला से भी होना चाहिए। लचीला, सरल और नमनीय तीनों ही होगा तो राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप में लेखन में तृतीय सोपान है। व्यवहारिक रूप में लेखन में तृतीय सोपान कौन सा है? तो संदर्भित मैट्रिक्स निर्माण होता है। संदर्भित मैट्रिक्स निर्माण जो है तृतीय सोपान है। ध्यान दीजिएगा कि शिक्षण उद्देश्य के व्यवहारिक रूप में लिखने पर संदर्भित मैट्रिक्स निर्माण होता है। नेक्स्ट है छात्र के व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्यों को विकसित करने का कार्य सन 1992 में किसने किया है? छात्र के व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष के, ध्यान दीजिएगा क्रियात्मक पक्ष तो किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिम्पसन ने किया है। ध्यान दीजिएगा किसने किया है? सिम्पसन ने। यहाँ पर गलत आंसर हो जा रहा है, सिम्पसन ने किया है। नेक्स्ट है क्रियात्मक पक्ष के अनुदेशात्मक उद्देश्य के वर्गीकरण में उच्च वर्ग है। तो उच्च वर्ग कौन सा है क्रियात्मक पक्ष में? तो संकेतिक संप्रेषण होता है। कौन सा पक्ष होता है? संकेतिक संप्रेषण होता है। नेक्स्ट है लेखन विधि में मेगर ने किसके वर्गीकरण के आधार बनाया है? किसके वर्गीकरण के आधार बनाया है? तो इन्होंने ब्लूम के वर्गीकरण के आधार बनाया है। किसके वर्गीकरण के? तो ब्लूम के वर्गीकरण के। ज्ञानात्मक ब्लूम ने कौन सा अपना पक्ष दिए हैं? तो ज्ञानात्मक पक्ष दिए हैं, तो उसका जो है आधार बनाया है मेगर ने। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का अर्थ है। ऑप्शन क कह रहा है कि विषय वस्तु, ऑप्शन ख कह रहा है कि विद्यालय परिस्थितियों में क्रियाएं एवं अनुभव, ऑप्शन ख कह रहा है कि प्रकरण। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। पाठ्यक्रम आवश्यक है अध्ययन अध्यापन में, ऑप्शन ग कह रहा है कि पाठ्यक्रम आवश्यक है, ऑप्शन क कह रहा है कि अध्ययन अध्यापन में, ऑप्शन ख कह रहा है कि उद्देश्य की पूर्ति करने में, ऑप्शन ग कह रहा है कि व्यवहारगत परिवर्तन में, ऑप्शन ख कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। पाठ्यक्रम शब्द जो है उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है। और किसने कहा है कि पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है? तो एनन का कहना है। किसका कहना है? तो एनन का कहना है। और पाठ्यक्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो करिकुलम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत है। तो पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत क्या है? नेतृत्व का विकास, केंद्रीकरण का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
उपयोगिता का सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्न में कौन जो है पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? पाठ्यक्रम का इसमें से आधार देखना है, नहीं है। सामाजिक आधार, शैक्षिक आधार, वैज्ञानिक आधार, सांस्कृतिक आधार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक आधार जो नहीं है। शैक्षिक आधार भी होता है, सामाजिक आधार भी होता है, वैज्ञानिक आधार भी होता है। नेक्स्ट है, ज्ञानात्मक उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि को दिया है, तो किसने दिया है? तो मेगर ने। ज्ञानात्मक उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि जो है किसने दिया है? तो मेगर ने दिया है। ध्यान दीजिएगा। और सिर्फ पूछे कि ज्ञानात्मक उद्देश्य जो है किसने दिया है? तो ब्लूम ने दिया है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि जो है किसने दी है? तो मिलर ने। ध्यान दीजिएगा, क्रियात्मक उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि जो है मिलर ने दिया है। और क्रियात्मक उद्देश्य जो है किसने दिया है? सिर्फ क्रियात्मक उद्देश्य तो सिम्पसन ने। नेक्स्ट है, RCEM संबंधित है उद्देश्यों के वर्गीकरण से, मूल्यांकन के वर्गीकरण से, मापन के वर्गीकरण से। और नेक्स्ट है, मापन के वर्गीकरण से, पाठ्य पुस्तक के वर्गीकरण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्यों के वर्गीकरण से। नेक्स्ट है, प्राप्य उद्देश्य होते हैं, सामान्य होते हैं, विशिष्ट होते हैं, व्यापक होते हैं, व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। तो प्राप्य उद्देश्य जो होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, सामान्य व्यापक नहीं, विशिष्ट होते हैं। अन्वेषण विधि के सोपान है। ध्यान दीजिएगा कि अन्वेषण विधि को ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। ये जो ह्यूरिस्टिक विधि है इसको अन्वेषण विधि भी कहा जाता है, खोज विधि भी कहा जाता है। अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि अगर आप लोग को अच्छे से डिटेल्स में पढ़ना है तो इसके बारे में बहुत ही अच्छे से एक एक करके बहुत ही बारीकी से बहुत ही अच्छे से जो है समझाया गया है, जिसका लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आप लोग देख लीजिएगा। ज़्यादा लंबा नहीं है, 5-6 मिनट का वीडियो है, बहुत ही अच्छे से उसमें एक्सप्लेन करके आप लोग को समझाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है कि अन्वेषण विधि के सोपान क्या है? तो समस्या का कथन है, तथ्यों के निरीक्षण और सरलीकरण। ऑप्शन ग करें कि उपकल्पना का कथन, परीक्षण और निष्कर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? तो यह जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। और ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है? तो आर्मस्ट्रॉन्ग है। कौन जन्मदाता है? आर्मस्ट्रॉन्ग है। और किलपैट्रिक जो है किसके हैं? तो किलपैट्रिक जो है प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता है। नेक्स्ट है, ह्यूरिस्टिक विधि है, निर्माण विधि है, अन्वेषण विधि है, खोज विधि है, उपयुक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है, अन्वेषण विधि के गुण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है, इसमें अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। ऑप्शन ग कह रहा है कि छात्र जो है शिक्षक सामान्य स्थापित होता है, छात्र और शिक्षक जो है संबंध स्थापित होता है। ऑप्शन ख कह रहा है कि यह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन घ कह रहा है कि इनमें नियमित गृह कार्य नहीं दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिए, इनमें नियमित जो है गृह कार्य नहीं दे सकते हैं, ये बात तो सही है। छात्र और शिक्षक के बीच संबंध स्थापित करता है, यह भी बात सही है। यह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है, यह भी बात सही है। इसमें अस्थायी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ध्यान दीजिए, कैसा ज्ञान जो है नहीं प्राप्त होता है? तो इसमें अस्थायी ज्ञान जो है नहीं प्राप्त होता है, इसमें अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। कैसा ज्ञान प्राप्त होता है? तो इसमें अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, यह किसका कथन है कि अन्वेषणात्मक विधि अनिवार्य रूप से कार्य विधि में प्रशिक्षण प्रदान करती है, इसमें ज्ञान को दूसरे स्थान पर रखा जाता है। किसका कथन है? तो वेस्टवे का कथन है। और यहीं पर किलपैट्रिक का किसका कथन है? तो प्रोजेक्ट विधि। साथ साथ आप लोग को याद भी हो जाएगा किसका किसने दिया, किलपैट्रिक जो है किसके प्रतिपादन किए हैं?
तो यह प्रोजेक्ट विधि के, और आर्मस्ट्रॉन्ग जो है यह किससे संबंधित है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ह्यूरिस्टिक विधि का ये, अन्वेषण विधि का ये, या आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए खोज विधि, तो किस पर टिक लगा कर आइएगा, तो आर्मस्ट्रॉन्ग पर टिक लगा कर आइएगा। नेक्स्ट है अन्वेषण विधि के सोपान जो है किसने प्रस्तुत किया है। यहाँ पर आप लोग को फंसिएगा कि अन्वेषण विधि तो मैम ने पढ़ाई है कि अन्वेषण विधि जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर तो हमले दिया है, वेस्टवे दिया है, तो आप लोग आंख बंद करके आर्मस्ट्रॉन्ग लगा कर चले आइएगा और घर पर आइएगा तो देखिएगा तो गलत हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अन्वेषण विधि के सोपान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, तो सोपान भी पूछ रहा है। यहाँ पर सोपान लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, अन्वेषण विधि के सोपान किसने प्रस्तुत किया है, तो हामले टिक लगा कर आइएगा। अगर आपसे सिर्फ पूछे कि अन्वेषण विधि जो है किसने दिया है, सिर्फ अन्वेषण विधि, तो इसका टिक लगा कर आइएगा कि आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। किसने दिया है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। और सोपान जो है अन्वेषण विधि के सोपान किसने दिया है, तो हामले ने दिया है। इस पॉइंट को आप लोग नोट भी कर लीजिए अगर कहीं नोट कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है अन्वेषण विधि के दोष है, इसमें से देखना है कि अन्वेषण विधि के दोष देखना है। जन शिक्षा संभव नहीं, ऑप्शन ख कह रहा है कि यह छोटे आयु के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं। ये बात तो सही है कि जन शिक्षा इसमें संभव नहीं होता है, छोटे बच्चे के लिए भी उपयोगी नहीं होता है। अपर क्लास के लिए अन्वेषण विधि, आपसे अभी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि अन्वेषण विधि किस क्लास के बच्चे के लिए लागू कर सकते हैं, तो अपर क्लास के बच्चों के लिए जो है, छोटे बच्चों के में जो है इसका नहीं कर सकते हैं। ज्ञानार्जन बहुत धीमी होती है, और यह भी पूछ सकता है कि ज्ञानार्जन जो है धीमी होती है, किसमें होती है, तो अन्वेषण विधि में होती है। और सबसे ज्यादा एक यहाँ पर और प्रश्न आप लोग के बन रहा है कि सबसे ज्यादा जो है किस विधि में आप लोग के सिलेबस सबसे ज्यादा कवर हो जाएगा, तो व्याख्यान विधि एक विधि है जिसमें सबसे ज्यादा कवर सिलेबस हो जाएगा, तो इसका राइट तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर व्याख्यान विधि भी आ गया। व्याख्यान विधि के संबंध में गलत कथन आपको देखना है कि गलत कथन कौन सा है। यह विधि जो है सरल और सस्ती है, एकदम सही बात है कि यह सरल है, सस्ती है। इसमें भाषण विधि भी, इस विधि को भाषण विधि भी कह सकते हैं, यह भी बात सही है कि भाषण विधि भी। छात्र मुख्य श्रोता होता है, ये तो 100% सही है कि टीचर क्लासरूम में आएगा, लेक्चरर वो अपना देते रहेंगे और छात्र जो है वो मुख्य बन के सुनते रहते हैं। और ऑप्शन ख करे कि इसमें छात्र जो है सक्रिय होते हैं और शिक्षक जो है निष्क्रिय होते हैं। छात्र क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, और शिक्षक जो होते हैं निष्क्रिय होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यही होगा, ये गलत है। इसमें कह रहा है कि छात्र जो क्या होते हैं, तो छात्र जो होते हैं वह निष्क्रिय होते हैं, सिर्फ छात्र बैठकर सुनते रहते हैं। और इसमें शिक्षक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो शिक्षक जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं। ध्यान दीजिएगा, शिक्षक जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं और छात्र जो होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं। छात्र कैसे होते हैं, तो छात्र निष्क्रिय होते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि के जनक किसने दिए, जनक कौन है, तो किलपैट्रिक। आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, किलपैट्रिक जो है वो प्रोजेक्ट विधि दिए हैं शुरू से ही। आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या दिए हैं, तो आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो अन्वेषण विधि, अगर आपके एग्जाम में देखने को मिले खोज विधि आ जाए, ह्यूरिस्टिक विधि आ जाए, तो किस पर टिक लगा कर आइएगा, तो आर्मस्ट्रॉन्ग पर। और स्किनर जो है इन्होंने चूहे पर प्रतिपादन किया था अपना सिद्धांत, और इनका सिद्धांत का नाम क्या था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इनका सिद्धांत का क्या नाम था, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत नाम था। और चूहा पर तो इन्होंने प्रयोग किया ही था, और साथ में कबूतर पर भी इन्होंने प्रयोग किया था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कबूतर पर भी इन्होंने प्रयोग किए थे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट योजना विधि के गुण नहीं है। अब तो प्रोजेक्ट योजना विधि के गुण जो है इसमें से नहीं वाला पॉइंट पर आप लोग को टिक लगाना है। छात्र इनमें स्वयं मूल्यांकन करते हैं, ये बात तो सही है कि छात्र स्वयं मूल्यांकन कर लेते हैं। इस विधि में अस्थायी और स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है, यह भी बात सही है। यह मानसिक विकास के लिए अच्छा है, यह भी बात सही है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ये पॉइंट गलत है कि ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर भी आधारित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख। नेक्स्ट है यह कथन किसका है कि योजना
या प्रोजेक्ट उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्णतः मन लगाकर लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। यहाँ पर गलत दिया है, ध्यान दीजिएगा कि अगर उद्देश्यपूर्ण कार्य आ जाए तो उद्देश्यपूर्ण कार्य जो है आपके किल पैट्रिक के साथ में जाएगा। अगर यहाँ पर दिया रहता है कि योजना या प्रोजेक्ट जो है समस्या मूलक कार्य है, समस्या मूलक यहाँ पर दिया रहता है कि समस्या मूलक कार्य है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। यहाँ पर सिर्फ समस्या मूलक कार्य अगर आ जाता तब स्टीवेंसन होता, अगर यहाँ पर उद्देश्यपूर्ण कार्य आया है तो किल पैट्रिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यह कथन किसका है कि प्रोजेक्ट या योजना जो है वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्णतः मन लगाकर लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके साथ जा रहा है तो किल पैट्रिक के साथ जा रहा है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षक केंद्रित शिक्षण है? इसमें से कौन सा जो है शिक्षक केंद्रित शिक्षण है? योजना विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि। तो शिक्षक केंद्रित पूछ रहा है कि शिक्षक केंद्रित, तो शिक्षक तो व्याख्यान, इसमें छात्र क्या होते हैं निष्क्रिय होते हैं, शिक्षक क्या होते हैं सक्रिय होते हैं, छात्र जो होते हैं वो मुख बन के सुनते रहते हैं, और व्याख्यान विधि जो है सबसे सस्ती विधि जो है सबसे सस्ती विधि है। नेक्स्ट है किस विधि में छात्र जो है वो स्वयं करके सीखते हैं? छात्र जो है स्वयं करके सीखते हैं, प्रदर्शन विधि में, प्रयोगशाला विधि में, योजना विधि में, व्याख्यान विधि में। तो इसका तो ऐसा ही आप लोग क्रॉस लगा दीजिएगा, इतना इसमें व्याख्यान विधि के बारे में समझ ही लिए हैं कि व्याख्यान विधि तो होगा नहीं। अब योजना विधि आ जाए, योजना विधि जो है ये इसको प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा योजना विधि को प्रोजेक्ट विधि कहते हैं। और प्रोजेक्ट विधि किसने दिया है तो किल पैट्रिक ने दिया है। और इसका अगर यहाँ पर एक और प्रश्न आप लोग को देखिए ध्यान से, प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि जो है इसका मूल अवधारणा किसने दिया है? ध्यान दीजिए मेरे प्रश्न पर, मूल अवधारणा किसने दिया है तो जॉन डीवी लगाइएगा आंसर। अगर मूल अवधारणा पूछे तो जॉन डीवी आंसर लगाइएगा। प्रदर्शन विधि, तो प्रदर्शन विधि जो है उच्च कक्षा में उपयोगी होता है, प्रदर्शन विधि जो है उच्च कक्षा के लिए होता है, ये निम्न कक्षा के लिए नहीं होता है। छात्र स्वयं करके जब सीखते हैं किस विधि में तो प्रयोगशाला विधि में जो है छात्र स्वयं करके सीखते हैं। व्याख्यान विधि का गुण जो है इसमें देखना है कि नहीं है, इसमें पाठ्यक्रम देर से होते हैं, ये तो आप ऐसा ही क्रॉस कर दीजिए, तो यानी कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें पाठ्यक्रम तो बहुत जल्दी समाप्त होता है, देर से कहाँ। नेक्स्ट है कि यह विधि सरल है और सुविधाजनक है, ये 100% सही है। इसमें समय की बचत होती है, ये पॉइंट भी सही है। यह आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, ये आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, यह भी बात सही है। नेक्स्ट है प्रदर्शन विधि के गुण है स्पष्ट ज्ञान, सक्रिय वातावरण, बचत का साधन। और ध्यान दीजिएगा कि प्रदर्शन विधि में भी बचत का साधन तो उपयोग सभी होता है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रविधि के प्रमुख प्रकार है, शिक्षण प्रविधियों के प्रमुख प्रकार है। ऑप्शन क कह रहा है कि ऑप्शन क कह रहा है कि कार्य प्रविधि, ऑप्शन ख कह रहा है कि प्रदर्शन प्रविधि, ऑप्शन ग कह रहा है कि कथन प्रविधि, ऑप्शन ख कह रहा है कि उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट आंसर उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है जब एक के बाद अनेक प्रयोग करने की आवश्यकता हो तो सबसे प्रयुक्त विधि कौन सी है तो प्रदर्शन विधि है। जब एक के बाद अनेक प्रयोग करने की आवश्यकता हो तो सबसे प्रयुक्त विधि जो होती है प्रदर्शन विधि होती है। व्याख्यान विधि जो है ये सबसे सस्ती होती है, सरल होती है। नेक्स्ट है जब तथ्यात्मक ज्ञान करता हो या तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण निकालना हो तब कौन सी विधि जो है प्रयुक्त होती है? योजना विधि, प्रदर्शन विधि, सहभागी विधि, व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान विधि को तो ऐसा ही क्रॉस को इसमें तो नहीं निकाल सकते हो,
योजना विधि जो है इसमें भी आप नहीं निकाल सकते हैं। अब सहभागिता विधि और प्रदर्शन विधि में आप लोग कंफ्यूज होएगा कि जब तथ्यों के ज्ञान करने की, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न आप लोग को एक बार में नहीं प्रश्न पढ़ने पर समझ में आ रहा है तो उसको 2 बार आप लोग जरूर पढ़िएगा। एग्जाम हॉल में आप लोग बैठिएगा तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय रहता है। हाँ, ये कहूँगी कि अगर आप लोग सीटेट के एग्ज़ाम देने जाएंगे, टीएटी के एग्ज़ाम देने जाएंगे, अपर उससे जो है आप लोग टीचर से रिलेटेड एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस वक्त समय कम रहता है। लेकिन बीएड के जब आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग टेंशन फ्री होकर आराम से एग्ज़ाम दीजिए, बहुत ज़्यादा उसमें समय रहता है आप लोग को। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि जब तथ्यात्मक ज्ञान करता हो या तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण निकालना हो तब जो है कौन सी विधि प्रयुक्त होती है, तो प्रदर्शन विधि है। तथ्यों का सामान्यीकरण निकालने के बारे में बात आए तो प्रदर्शन विधि होगा। नेक्स्ट है, प्रदर्शन विधि में छात्र रहते हैं। प्रदर्शन विधि में छात्र कैसे रहते हैं? मुख्य दर्शक नहीं, मुख्य दर्शक किस में रहते हैं? तो व्याख्यान विधि जो है इसमें मुख्य दर्शक छात्र रहते हैं। प्रदर्शन में सहायक प्रयोग करते हैं। प्रदर्शन विधि में जो है प्रयोग नहीं करते हैं। प्रयोगशाला विधि जो है उसमें छात्र प्रयोग करते हैं। प्रदर्शन विधि में सिर्फ सहायक होते हैं, ध्यान दीजिएगा, सहायक होते हैं। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला विधि को महत्व दिया जाता है। ऑप्शन क्या कह रहा है कि अनुभव को, प्रयास या त्रुटि को, करके सीखने के सिद्धांत को, उपयोग सभी को। तो प्रयोगशाला विधि में किसके महत्व दिया जाता है? तो सबसे ज्यादा महत्व इसमें करके सीखने के सिद्धांत पर दिया जाता है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत ये जो है किसने दिया है? प्रयास एवं त्रुटि पर जो है नहीं, और प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत अगर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा तो किसने दिया है? प्रयास एवं त्रुटि ने थॉर्नडाइक ने, जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था अधिगम में। ये आप लोग जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़े भी हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? इनमें से कौन सा जो है योजना विधि का पद नहीं है? योजना का निर्माण, योजना का मूल्यांकन, योजना का चुनाव, परिस्थिति उत्पन्न करना। तो योजना विधि का पद कह रहा है कि नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना का निर्माण। नेक्स्ट है, समस्या समाधान विधि में संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? समस्या समाधान विधि कैसा होना चाहिए? परंपरागत विधि है? नहीं। शिक्षक केंद्रित है? नहीं। उपयोग सभी है? नहीं। बाल केंद्रित है? इसका राइट आंसर यही हो जाएगा कि बाल केंद्रित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जो है योजना विधि का सिद्धांत है? योजना विधि का सिद्धांत है उद्देश्यों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। आगमन विधि में, योजना विधि में, अन्वेषण विधि में, समस्या समाधान विधि में। ध्यान दीजिएगा किस विधि में जाते हैं? तो आगमन विधि में। और आगमन विधि में यहाँ पे तो कह रहा है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, ठीक है। और पूछिए आपसे कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे बात को। उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं आगमन विधि में। और यहीं पर एक और इसके उल्टा ठीक होता है निगमन विधि, जो नियम से जो है नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। आगमन विधि जो है यह उदाहरण पहले होगा, उसके बाद से नियम होगा। पहले उदाहरण के द्वारा बच्चे को समझाया जाएगा, उसके बाद से नियम बनाया जाता है आगमन विधि में। ध्यान दीजिएगा इस बात को। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत है किस पर है? तो करके सीखना, स्थूल से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इसे किस पर बल देता है? तो प्रयोगशाला विधि जो है ये करके सीखने पर बल देता है। नेक्स्ट है, शिक्षण की वह विधि जो वास्तविक तर्क शक्ति प्रयोगों निरीक्षणों पर आधारित होती है। ऑप्शन क करें कि आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्रोत जो है मुख्य स्रोत है? कौन सा विधि जो है मुख्य स्रोत है? भौतिक वस्तुएं, मौखिक विवरण, लिखित एवं मुद्रित अभिलेख, उपयोग सभी। ये सभी जो है मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है, वाद विवाद एवं शैक्षणिक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र सहयोगपूर्ण ढंग से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। यह कथन किसका है?
तो यह कथन जो है जेम्स एम ले का कथन है। किलपैट्रिक के तो आप लोग समझ ही गए हैं, प्रोजेक्ट विधि दिए हैं। यू में क्यों सिप्सन सिर्फ आ जाए, तो सिप्सन जो है वो क्या दिए हैं, तो क्रियात्मक पक्ष दिए हैं। नेक्स्ट है खोज विधि में करके सीखने के सिद्धांत का प्रयोग प्रमुख चरण नहीं है। खोज विधि के करके सीखने के सिद्धांत का प्रयोग मुख्य चरण जो है नहीं है। खोज विधि जो अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं उसमें से कौन सा प्रमुख चरण नहीं है। समस्या होता है, निर्माण करना होता है, पाठ्यक्रम का अध्ययन होता है, अवलोकन करना इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है किस विधि में छात्र काम करके सीखता है, तो अन्वेषण विधि में छात्र जो होता है वो काम करके सीखता है। ध्यान दीजिएगा किस विधि में काम करके सीखता है छात्र, तो अन्वेषण विधि में छात्र जो है काम करके स्वयं काम करके सीखता है। नेक्स्ट है छोटी कक्षाओं के लिए विज्ञान की कौन सी विधि जो है उपयुक्त है। योजना विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि। तो छोटी कक्षा में तो प्रयोगशाला होगा नहीं, योजना या प्रोजेक्ट तो होगा नहीं, व्याख्यान सिर्फ आप बच्चे को व्याख्या देते जाइए, बच्चे सो जाएंगे क्लास में ही, तो व्याख्या विधि तो होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि होना चाहिए। प्रदर्शन विधि होना चाहिए, बच्चे को चित्र दिखाकर पढ़ाओ, उसके बारे में बताओ, समझाओ, व्याख्या करो, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, और किस विधि में छात्र जो होते हैं वो सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो प्रश्नोत्तरी विधि जो है इसमें छात्र जो होते हैं वो सक्रिय भाग लेते हैं। प्रश्नोत्तरी विधि जब होता है तो उस विधि में जो है छात्र सक्रिय भाग लेते हैं। निगमन जो है नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है, आगमन जो है वो उदाहरण से नियम बनाया जाता है। प्रयोग विधि तो आप लोग समझ ही रहे हैं, प्रोजेक्ट विधि या प्रयोग विधि। नेक्स्ट है व्याख्यान विधि के दोष है। ध्यान दीजिए व्याख्यान विधि की इसमें दोष देखना है। तर्क, स्मरण और चिंतन शक्ति। ऑप्शन ख कि करो और सीखो सिद्धांत का अवहेलना हो। ऑप्शन ग कह रहा है कि अमनोवैज्ञानिक है। तो इसमें दोष कह रहे हैं कि व्याख्यान विधि का दोष क्या है, तो सब में दोष दिख रहा है। देखो तर्क और स्मरण और चिंतन शक्ति, तर्क तो होता नहीं है, सिर्फ शिक्षक पढ़ाते हैं और बच्चे जो है मुख बन के सुनते रहते हैं, तो इसमें तो तर्क होता नहीं है। करो और सीखो का अवहेलना होता है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि करो और सीखो का अवहेलना होता है, यह भी पॉइंट सही है कि इसमें अवहेलना होता है। अमनोवैज्ञानिक है, यह भी सही है कि ये अमनोवैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्याख्यान विधि को अपनाया जा सकता है। व्याख्यान विधि को कैसे अपनाया जा सकता है, पाठ का सारांश बताते समय, महान व्यक्तियों की जीवनी बताते समय, महान व्यक्तियों को जब आप जीवनी बताइएगा तो उस वक्त भी व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। कठिन प्रसंगों को स्पष्ट करते समय और कठिन प्रसंगों को स्पष्ट करने के समय व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। वह अन्वेषण विधि जिसमें छात्र पढ़े हुए सिद्धांतों की जांच स्वयं करता है। ऑप्शन क्या करे कि व्याख्यान विधि में तो छात्र करेगा नहीं, परियोजना विधि में, प्रोजेक्ट विधि में यह भी नहीं, प्रदर्शित विधि में प्रदर्शित करता है तो इस विधि में भी नहीं, प्रयोगशाला विधि में जो है अन्वेषण विधि जिसमें छात्र पढ़े हुए सिद्धांतों की जांच स्वयं कर सकता है, तो प्रयोगशाला विधि एक ऐसी विधि है जो छात्र स्वयं जांच कर सकता है। तो ये था यूनिट 1 के प्रश्न जो हम लोग सॉल्व किए, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग को इस क्लास के पीडीएफ जो है फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, और आप लोग को पीडीएफ जो है टेलीग्राम स्टडी करिकुलम करके टेलीग्राम बना हुआ है, सभी क्लास के पीडीएफ वहीं पर प्रोवाइड कर दी जाती है, आप लोग वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर सर्च करने पर नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएगी, यहाँ से आप लोग डायरेक्टली जा सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। और एक आप लोग की बहुत 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 बधाई की पात्र आप लोग सभी हैं। आप लोग 1000 सब्सक्राइबर, 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।